पिछले 48 घंटों में भारत की तरफ से उठाए गए कदमों ने जिस तरह चाबहार से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक की सत्ता की नसों में सिहरन पैदा की है, वह कोई सामान्य कूटनीतिक हलचल नहीं है, बल्कि यह उस गहरे और निर्णायक पावर शिफ्ट का संकेत है जिसकी आहट दुनिया पिछले कुछ सालों से सुन तो रही थी, लेकिन अब पहली बार उसे साफ साफ महसूस कर रही है। यह वही भारत है जिसे कुछ हफ्ते पहले तक अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान हल्के में ले रहा था, यह सोचकर कि नई दिल्ली अब भी उसी पुराने ढांचे में बंधी है जहां से इशारे आते हैं और फैसले लिए जाते हैं, जहां फोन वॉशिंगटन से नहीं बल्कि नई दिल्ली से उठाया जाता है। उसी भ्रम में यह ताना भी उछाला गया कि मोदी ने ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया, मानो यह किसी अधीनता का प्रमाण हो। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। अब फोन अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, अब बेचैनी व्हाइट हाउस में है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्यों चुप है, बल्कि यह है कि भारत ने ऐसा क्या देख लिया है, ऐसा क्या तय कर लिया है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर समझी जाने वाली सत्ता की रणनीतिक जमीन को हिला दिया है। जनवरी 2026 अब महज एक तारीख नहीं रह गई है, यह एक डेडलाइन है, एक अलार्म है, एक ऐसा मोड़ है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि यह तारीख व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा रही है। 19 साल से अटका पड़ा एक ऐसा समझौता जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में दबा हुआ था, अब साफ होने जा रहा है। 19 साल तक मीटिंग पर मीटिंग हुई, 19 साल तक शर्तों का जाल बुना गया, 19 साल तक दबाव डाले गए, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी व्यापार असंतुलन के नाम पर, और कभी खुले तौर पर धमकी और ब्लैकमेल के जरिए। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है, क्योंकि इस बार भारत किसी के एजेंडे का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद एजेंडा लिख रहा है। यही वह बिंदु है जहां वॉशिंगटन को यह एहसास हुआ कि मामला हाथ से फिसल रहा है। चाबहार का नाम इस पूरी कहानी में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह उस वैकल्पिक भू राजनीतिक मार्ग का प्रतीक है जिसे भारत पिछले एक दशक से चुपचाप लेकिन बेहद ठोस तरीके से गढ़ रहा है। ईरान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक फैला यह नेटवर्क उस अमेरिकी रणनीति के बिल्कुल उलट खड़ा है जो भारत को सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित करके देखना चाहती थी। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी एक ध्रुव का उपग्रह नहीं बनेगा, बल्कि खुद एक स्वतंत्र ध्रुव की तरह काम करेगा। और यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है। जब यूरोपियन यूनियन की पूरी ट्रेड मशीनरी एकजुट होकर भारत के साथ खड़ी होती है, जब कोई एक मंत्री, कोई एक बड़ा अफसर भी भारत के खिलाफ सुर नहीं उठाता, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि यूरोप अचानक भारत प्रेम में पड़ गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि यूरोप को यह समझ में आ चुका है कि आने वाले दशक में अगर उसे अपनी आर्थिक और रणनीतिक प्रासंगिकता बचाए रखनी है, तो उसे भारत के साथ नए सिरे से बराबरी के स्तर पर और भारत की शर्तों पर समझौता करना होगा। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के बोर्डरूम में गूंज रहा सवाल, क्या अब भारत तय कर रहा है, दरअसल उसी बदले हुए यथार्थ की स्वीकारोक्ति है। हाँ, इस बार भारत तय कर रहा है, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि विकल्प हैं, लेवरेज है, और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया में हलचल तेज है, कॉरपोरेट लॉ फर्म्स एक्टिव हैं, लॉबिस्ट्स हरकत में हैं, और बैकडोर डिप्लोमेसी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन को यह डर सता रहा है कि अगर यह 19 साल पुराना समझौता भारत और यूरोप के बीच भारत की शर्तों पर हो गया, तो इसका सीधा असर डॉलर सेंट्रिक ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर पड़ेगा, उस सप्लाई चेन पर पड़ेगा जिसे अमेरिका अब तक कंट्रोल करता आया है, और उस रणनीतिक दबदबे पर पड़ेगा जिसे वह रूल्स बेस्ड ऑर्डर के नाम पर पेश करता रहा है। ट्रंप की बेचैनी, उनके बार बार फोन करने की खबरें, ये सब उसी डर का लक्षण है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं भारत पूरी तरह उस मोड़ से आगे ना निकल जाए जहां से अमेरिका सिर्फ पीछे से देख सकता है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में जो संकेत दिए हैं, वे सीधे सीधे यह बताते हैं कि अब नई दिल्ली किसी भी समझौते को सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं देख रही, बल्कि उसे व्यापक रणनीतिक संदर्भ में रखकर तौल रही है। यही वजह है कि यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, यह पावर शिफ्टिंग है। यह उस मानसिक उपनिवेशवाद से बाहर निकलने की घोषणा है जिसमें भारत को दशकों तक बांधकर रखा गया था। जब दुनिया भारत के दरवाजे पर खड़ी है, तो यह कोई औपचारिक दौरा नहीं है, यह एक स्वीकारोक्ति है कि अब केंद्र बदल रहा है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शोर मचाकर नहीं हो रहा, यह बिना किसी युद्ध, बिना किसी धमकी, बिना किसी टकराव के हो रहा है, सिर्फ रणनीति, धैर्य और समय के सही इस्तेमाल के जरिए। यही बात इसे और खतरनाक बनाती है उन ताकतों के लिए जो अब तक खुद को अजेय मानती थी। भारत ने न तो अमेरिका से रिश्ता तोड़ा है, न ही यूरोप को खारिज किया है, न ही रूस या ईरान को गले लगाया है अंधभक्ति में।
बल्कि उसने हर रिश्ते को एक ठोस राष्ट्रीय हित के फ्रेम में रख दिया है। और यही वह नई नीति है जिसने वॉशिंगटन की रणनीति को पूरी तरह हिला दिया है। सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका का सुर बदला क्यों। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस बदलती दुनिया में खुद को ढाल पाएगा, या फिर वह उसी भ्रम में फंसा रहेगा कि अब भी फोन उठवाए जा सकते हैं, अब भी दबाव काम करेगा। क्योंकि भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि 19 साल इंतजार किया जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान और रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं होगा। और यही वह संदेश है जो चाबहार से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक गूंज रहा है। सबसे बड़ा झटका वहीं लगा जहां यूरोप को अब तक अजेय और संरचनात्मक रूप से सबसे मजबूत माना जाता था, कृषि। और यही वह बिंदु है जहां भारत ने अमेरिका को ऐसा रणनीतिक धक्का दिया है जिसकी कल्पना भी वॉशिंगटन ने नहीं की थी। क्योंकि अब तक वैश्विक व्यापार युद्धों में यह माना जाता रहा कि अमेरिका के कृषि उत्पादों पर निर्भरता इतनी गहरी है कि कोई भी बड़ा देश सीधे उस मोर्चे पर टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भारत ने वही किया, और ठीक उसी क्षण खेल की दिशा बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप जिस दौर में भारत पर एक के बाद एक टैरिफ थोप रहे थे, उस समय पूरी दुनिया लगभग मौन थी। यूरोप भी सतर्क था, एशिया भी गणनाओं में उलझा हुआ था। लेकिन जैसे ही भारत ने पलटवार करते हुए अमेरिकी कृषिगत उत्पादों पर सीधे और सटीक टैरिफ लगाए, वह क्षण केवल एक व्यापारिक प्रतिक्रिया नहीं रहा, बल्कि एक भू आर्थिक घोषणा बन गया। और उसके बाद जो बवाल मचा, उसने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं, बल्कि नियम लिखने की लड़ाई है। ट्रंप की बौखलाहट इसी बात से समझी जा सकती है कि जो नेता कल तक भारत को फोन करने या न करने की धमकियों और अहंकारी बयानों में उलझा हुआ था, वही आज बार बार भारत के साथ मीटिंग, डील और बातचीत की बात कर रहा है। क्योंकि उसे यह समझ आ चुका है कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे केवल बाजार के आकार के दम पर दबाया जा सके, बल्कि भारत वह देश बन चुका है जो अपनी शर्तों पर बाजार खोलता है और अपनी लाल रेखाएं खुद तय करता है। इस पूरी डील में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा न होना, एमएसपी पर किसी भी तरह की बातचीत से इनकार, किसानों पर किसी प्रकार का दबाव न स्वीकार करना और लोकल फार्मिंग के साथ किसी भी समझौते से साफ इनकार, ये सब संकेत नहीं, बल्कि स्पष्ट घोषणाएं हैं कि भारत अब केवल उपभोक्ता या आयातक नहीं, बल्कि नीति निर्माता की भूमिका में आ चुका है। और यही वह लाइन है जहां अमेरिका असहज हो गया है। क्योंकि दशकों तक जिस वैश्विक व्यापार व्यवस्था में नियम वॉशिंगटन और ब्रसेल्स की मेजों पर लिखे जाते थे, अब उसी व्यवस्था में नई भाषा, नई प्राथमिकताएं और नई सीमाएं दिल्ली से तय हो रही हैं। यह बदलाव केवल भारत अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर यूरोप पर भी पड़ रहा है। क्योंकि अगर यूरोप भारत के साथ इसी स्तर पर, इसी आत्मविश्वास के साथ और इसी शर्तों पर डील करने को तैयार होता है, तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि ग्लोबल ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब अटलांटिक से खिसक कर एशिया की ओर जा रहा है। और इस शिफ्ट का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत होगा। क्योंकि भारत न केवल एक विशाल बाजार है, बल्कि एक स्थिर लोकतंत्र, उत्पादन क्षमता वाला देश और दीर्घकालिक साझेदारी निभाने की क्षमता रखने वाला रणनीतिक खिलाड़ी भी है। अमेरिका यह सच्चाई बहुत अच्छे से समझ चुका है, इसलिए अचानक भारत के साथ दोस्ती, साझेदारी और साझा भविष्य की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ भाषणों या कागजी समझौतों तक सीमित नहीं है। क्योंकि डील अभी साइन भी नहीं हुई और उसके प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखने लगे हैं। आंकड़े खुद बोल रहे हैं, और वे किसी प्रचार एजेंसी के नहीं, बल्कि यूरोपीय व्यापार डेटा के हैं। स्पेन में भारत का एक्सपोर्ट 55% तक उछल चुका है। जर्मनी जैसे औद्योगिक दिग्गज देश में भारत की ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। पोलैंड और पूर्वी यूरोप के देशों में भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। और यह सब किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि यूरोप अब भारत को केवल एक सस्ते विकल्प या बैकअप सप्लायर के रूप में नहीं, बल्कि एक फॉर्च्यून पार्टनर के रूप में देख रहा है। यानी ऐसा साझेदार जिसके साथ भविष्य की रणनीति बनाई जा सके। भरोसा अब कागज पर साइन से पहले बन रहा है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि जब विश्वास पहले बनता है और डील बाद में होती है, तब शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका बेचैन है। क्योंकि उसे यह दिख रहा है कि भारत केवल टैरिफ का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन की सोच बदल रहा है। भारत यह संदेश दे रहा है कि उसकी कृषि केवल व्यापार का विषय नहीं, बल्कि संप्रभुता का प्रश्न है। उसके किसान केवल आंकड़ों का हिस्सा नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रीढ़ है। और उसकी नीतियां केवल आयात निर्यात तक सीमित नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई। यही कारण है कि जब भारत एग्रीकल्चर पर झुकने से इनकार करता है, तो वह सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता रहा होता है कि भारत की विकास कहानी किसी बाहरी दबाव के सहारे नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती के दम पर आगे बढ़ेगी।
और इसी आत्मविश्वास ने यूरोप को भी आकर्षित किया है, क्योंकि यूरोप आज जिस संकट से जूझ रहा है, ऊर्जा, सप्लाई चेन, कृषि सुरक्षा और भू राजनीतिक अस्थिरता, उन सभी मोर्चों पर भारत एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। इस पूरे परिदृश्य में ट्रंप की बेचैनी, उनकी बयानबाजी और अचानक बढ़ी हुई बातचीत की इच्छा दरअसल इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अमेरिका अब अकेले नियम नहीं लिख सकता। और यही वह ऐतिहासिक मोड़ है जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। क्योंकि जब एक देश यह तय कर ले कि वह किन क्षेत्रों में समझौता नहीं करेगा, किन पर बातचीत करेगा और किन पर अपनी शर्तें मनवाएगा, तभी वह वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता है। और आज कृषि के मोर्चे पर भारत ने वही किया है। एक ऐसा कदम जिसने न केवल अमेरिका को झटका दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दशक में वैश्विक व्यापार की धुरी बदलेगी और उस धुरी के केंद्र में भारत होगा। यह डील अचानक नहीं बनी, न ही यह किसी एक बैठक, एक सरकार या एक साल की उपज है, बल्कि इसकी जड़ें 2007 में गहराई तक फैली हुई, जब भारत और यूरोप के बीच पहली बार एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। और तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रक्रिया इतनी लंबी, जटिल और राजनीतिक रूप से विस्फोटक साबित होगी। 154 राउंड की बातचीत अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि मामला सिर्फ टैरिफ या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नहीं था, बल्कि यह शक्ति, शर्तों और बराबरी की लड़ाई थी, जहां हर दौर में कोई न कोई अड़चन खड़ी की जाती रही। कभी यूरोप का ऑटो सेक्टर दीवार बनकर खड़ा हो जाता था, जिसे डर था कि भारतीय बाजार खुला तो उनकी कंपनियों को कीमत और प्रतिस्पर्धा में झटका लगेगा। कभी दवाइयों पर पेटेंट और डेटा एक्सक्लूसिविटी को लेकर टकराव होता था, क्योंकि भारत की जेनेरिक फार्मा इंडस्ट्री यूरोप के बड़े फार्मा कॉरपोरेट्स के मुनाफे पर सीधा असर डालती है। कभी वाइन और डेयरी जैसे संवेदनशील मुद्दे सामने आते थे, जहां यूरोप भारत के बाजार तक आसान पहुंच चाहता था, लेकिन भारत अपने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाने को तैयार नहीं था। नतीजा यह हुआ कि 2013 के बाद भारत यूरोप ट्रेड डील एक तरह से फाइल सिस्टम में दबी पड़ी रही, धूल खाती रही। और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों में यह धारणा बनने लगी कि यूरोप भारत के साथ कभी भी सच्ची बराबरी वाली डील नहीं करेगा और भारत भी अपनी शर्तों पर झुकने वाला नहीं है। इसलिए यह समझौता शायद इतिहास की अधूरी कोशिशों में दर्ज हो जाएगा, लेकिन 2022 में तस्वीर बदली और यह बदलाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं था, बल्कि मानसिक और रणनीतिक भी था। भारत ने पहली बार बहुत साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया कि उसे डील चाहिए, लेकिन दबाव में नहीं, डर में नहीं, और किसी एक ब्लॉक या सुपर पावर की शर्तों पर नहीं, बल्कि बराबरी में। और यही वह मोड़ था जिसने पूरी बातचीत की दिशा बदल दी, क्योंकि पहली बार यूरोप को यह एहसास हुआ कि भारत अब 2007 या 2010 वाला भारत नहीं रहा। यह वह भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है, जिसका घरेलू बाजार विशाल है, जिसकी सप्लाई चेन पर दुनिया निर्भर होती जा रही है, और जो अब विकल्पों की राजनीति खेल सकता है। उसी फैसले का नतीजा है कि आज 2026 में यूरोप के प्रमुख नेता खुद भारत आ रहे हैं, सिर्फ औपचारिक दौरे के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि यूरोप अब भारत को बाजार नहीं, बल्कि पार्टनर मानने को मजबूर है। और इसे किसी कूटनीतिक इशारे के तौर पर नहीं, बल्कि एक सीधी घोषणा के रूप में समझना चाहिए कि वैश्विक व्यापार की धुरी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इससे क्यों बौखला उठा है। अमेरिका के भीतर इतनी बेचैनी, इतनी असहजता क्यों दिखाई दे रही है, और इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो जवाब सिर्फ यूरोप भारत डील में नहीं छिपा, बल्कि उस बड़े पैटर्न में है जो पिछले कुछ सालों में उभर कर सामने आया है। अमेरिका लंबे समय से यह मानकर चलता रहा कि भारत, चाहे रणनीतिक रूप से कितना भी स्वतंत्र होने की बात करे, अंततः पश्चिमी व्यवस्था में अमेरिकी नेतृत्व के नीचे ही रहेगा। लेकिन जब भारत ने एक के बाद एक यह दिखाना शुरू किया कि वह यूके के साथ अपनी शर्तों पर डील कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक समझौता कर सकता है, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ बाजार खोल सकता है, और 1 जनवरी 2026 से कई अहम बाजारों में भारतीय एक्सपोर्ट पर जीरो टैक्स की स्थिति बना सकता है, तो यह सिर्फ व्यापारिक खबर नहीं रही, ये भू आर्थिक संदेश बन गया। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई एक सुपर पावर नखरे दिखाएगी, टैरिफ का हथियार लहराएगी या राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेगी, तो भारत के पास अब विकल्पों की पूरी कतार है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अमेरिका की चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत अब किसी एक देश या एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं है, और यह स्वतंत्रता सिर्फ सरकार या कॉरपोरेट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर सीधे आम आदमी तक पहुंचता है।
टेक्सटाइल सेक्टर में टैक्स घटने या खत्म होने का मतलब है कि लाखों श्रमिकों को ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा काम और ज्यादा स्थिरता। लेदर इंडस्ट्री के लिए इसका मतलब है कि जो सेक्टर कभी पर्यावरणीय और व्यापारिक दबावों में फंसा रहता था, उसे नई सांस मिल रही है। फार्मा सेक्टर के लिए यह भारत की जेनेरिक ताकत की वैश्विक मान्यता है, और मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यह संकेत है कि भारत सिर्फ कच्चा माल या सस्ता श्रम देने वाला देश नहीं, बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्शन का केंद्र बन रहा है। एक्सपर्ट्स जब यह कहते हैं कि सिर्फ गुड्स सेक्टर में 50% तक की ग्रोथ संभव है, तो यह कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि बदलते टैरिफ स्ट्रक्चर, सप्लाई चेन शिफ्ट और मार्केट एक्सेस का सीधा गणित है।